हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। बिना बात किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपके साथ काफ़ी चर्चा की थी। अब मैं उस चीज़ को रिवाइज नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि हमको सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाना है। हम जो फिलहाल बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई सांद्रता इकाई के बारे में। और हमने सांद्रता के बारे में कहा कि 1 लीटर विलयन में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की जो मात्रा है वो चाहे ग्राम में हो चाहे ml में हो, वो कहलाती है सांद्रता। फिर हमने सांद्रता इकाइयों को दो भागों में बांटा। एक तो वे सांद्रता इकाइयाँ जो ताप पर निर्भर करती हैं, और एक वे सांद्रता इकाइयाँ जो ताप पर निर्भर नहीं करती। हमको पता है चार्ल्स नियम में कहता है कि जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी सांद्रता इकाइयाँ वे ताप पर डिपेंडेंट होगी जिनमें आयतन संबंधी कोई टर्म उपस्थित होगी। इसके अंदर हमने देखा आयतन आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। इसके अलावा हमने कई ताप मुक्त जो सांद्रता इकाई है इसमें हमने बात की मोल भिन्न की, भार भार प्रतिशतता, ppm W/W। इसके अलावा एक अपने पास चलती मोलता, ये बात थी। फिर हम बारी बारी से एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए हमने भार आयतन प्रतिशतता की, आयतन आयतन प्रतिशतता की और मोलरता की चर्चा कर ली थी, और उन तीनों के आपस में रिलेशन भी देख लिए थे। ये बात मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अगली सांद्रता इकाई की, और सांद्रता इकाई का नाम है भाई नॉर्मलिटी। उसे निम्न बोलते हैं नॉर्मलता। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मलता। इंपॉर्टेंट अपने आप में, अब डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऐसा कोई टफ वाला मामला है नहीं। यहाँ पे बात समझाई जाएगी आपको, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई। तो पहली बात तो ये नॉर्मलता है क्या? तो नॉर्मलता एक ताप निर्भर सांद्रता इकाई है, क्योंकि हमने इसको ताप निर्भर सांद्रता इकाई में बात की है। अगर ये नॉर्मलता ताप निर्भर सांद्रता इकाई है तो आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि इसमें आयतन संबंधी कोई टर्म उपस्थित होगी। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट जब ही हो सकती है जब इसमें कोई आयतन संबंधी टर्म उपस्थित होगी। पता है आपको इस चीज़ को? अब सुनो, सबसे पहली बात तो ये, इसे कैपिटल एन से किससे प्रेजेंट करते हैं भाई? इसे कैपिटल एन से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलरता को, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉर्मलता को। क्लियर है बात? तो पहली बात तो ये, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात ये क्या होती है भाई? ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है? ताप निर्भर। क्या होती है? ताप निर्भर सांद्रता इकाई। अगर ये ताप निर्भर सांद्रता इकाई है तो शायद इसमें कोई आयतन संबंधी टर्म उपस्थित होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं परिभाषा की। तो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मलता है क्या। तो परिभाषा सुनवा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सुनना बात ध्यान से, ये बात इंपॉर्टेंट वाली है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कोमा क्या कहलाती है भाई? नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई? नॉर्मलता कहलाती है। मोलरता की परिभाषा क्या थी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या। वहां तुल्यांक नहीं थे, वहां मोल थे। स्ट्रेंथ की परिभाषा क्या थी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, उसे बोलते थे हमने सामर्थ्य। नॉर्मलता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई? नॉर्मलता। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं अभी आपके सामने डिस्कस कर लिया जाएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा नॉर्मलता बराबर क्या होगा भाई? विलियन का आयतन, क्योंकि मैंने कहा था नीचे वाली टर्म हमेशा किसके लिए यूज होती है? विलियन के लिए। और विलियन का आयतन किसमें लिया है आपने? लीटर में। भाई लीटर को तो मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी परिभाषा के रूप में हमने क्या बोला है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होगी? विलय के लिए। मैंने कहा था केवल एक केस को छोड़कर बाकी सभी केसों में ऊपर जो मात्रा लिखने वाले हैं वो किसकी लिखने वाले हैं भाई? किसकी लिखने वाले हैं भाई? विलय की। ये होती है नॉर्मलता, कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो इसे लिख सकता हूं कैपिटल एन इक्वल टू ग्राम तुल्यांक को बोलते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट।
और आयतन जानते हो वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसमें इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं EQ अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। सुनो EQ क्या होता है, EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तुल्यांक। और V का मतलब जानते हो, कैपिटल V का मतलब वॉल्यूम, और यहाँ पे कैपिटल L लिख रखा है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर, लीटर। तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मैं जब अब फॉर्मूला बनाऊंगा तो इसको हिंदी में ना लिखूंगा, अपन किस में लिखेंगे, इंग्लिश में, ताकि हमारे पास जगह भी काफी रहे और हम नॉर्मलता को समझ भी पाए। क्लियर है? तो परिभाषा समझो आप पहले कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं भाई, नॉर्मलता। लिख दिए, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन विलयन का आयतन किसमें ले लिया हमने, लीटर में। हम जानते हैं तुल्यांक को बोलते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट, और आयतन ले लिया हमने कैपिटल V, और आयतन ले लिया लीटर में। बताओ नॉर्मलता बनेगा नहीं बनता? अगर मैं इस टाइम अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट जानते हो क्या होता है, यूनिट का मतलब इकाई। तो इकाई क्या होगी भाई इसकी, ऊपर तो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम EQ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, लीटर। ये लो, अगर इसको सोल्व करें आगे लिख सकते हैं अपन ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, बात तो एक ही है, बस लीटर को ऊपर भेजोगे तो -1 आ जाएगा। इनवर्स बोलते हैं इसको, लीटर इनवर्स। तो अगर नॉर्मलता की इकाई की बात करें, नॉर्मलता की क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स कह सकते हो आप। ये तो बात समझो आप। तो मैं कहूंगा नॉर्मलता बराबर क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि सर ये तुल्यांक है क्या, हमको सर तुल्यांक के बारे में तो बताइए आप कि तुल्यांक है क्या। तो वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, और ये बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात आपको 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाती है। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे एक एक टॉपिक विद डिटेल डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब मैं बात कर रहा हूं ग्राम तुल्यांक, यानी अपन बात करेंगे इस इक्विवेलेंट की कि ये इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट हमें क्या समझाना चाहता है। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। तो हाँ भाई, तो अपने पास नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बन गया है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसमें ले लिया अपन ने, लीटर में। इक्विवेलेंट समझ के मतलब क्या होता है, तुल्यांक की बार, और वॉल्यूम किसमें ले लिया अपन ने, लीटर में, यानी आयतन किसमें लिया हुआ है, लीटर में। अब ये कहने की आवश्यकता है नहीं कि ये विलियन का है, क्योंकि हम जानते हैं नीचे वाली टर्म विलियन के लिए यूज होती है और ऊपर वाली टर्म किसके लिए यूज होती है भाई, विलय के लिए। ठीक है, चलो भाई अब मैं बात करूं इस इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट कि ये जो तुल्यांक है, ये तुल्यांक किसके बराबर होता है। तो देखो तुल्यांक बराबर होता है वेट, वेट डिनोट करते हैं स्मॉल w से, अपॉन नीचे अपने पास क्या आएगा, नीचे अपने पास आएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास को बोलते हैं हिंदी में हम तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं हम, तुल्यांकी भार। एक ही चीज आप देखते थे ना, बात समझ में आ जाएगी आपको। इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट, यानी किसमें लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो आप। इक्विवेलेंट तुल्यांक का मतलब होता है वेट, यानी विलय का ग्राम में भार अपॉन उसका तुल्यांकी भार। सुना ध्यान से, तुल्यांक का मतलब क्या होगा, विलय का, भाई ऊपर वाली टर्म विलय के लिए यूज होती है, जानते हो आप इस चीज को। विलय का भार किसमें, ग्राम में, और इक्विवेलेंट मास क्या, तुल्यांकी भार। अब आपके सामने समस्या आ रही होगी सर तुल्यांकी भार क्या है, वो सब समझा दिया जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है आपको। पहले आप देखो तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को हम किससे लिखते हैं भाई, कैपिटल E सफिक्स M, कैपिटल E सफिक्स M, इक्विवेलेंट मास। बात समझ रही है कि तुल्यांक किसके बराबर, यानी इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं हम EQ, यानी EQ किसके बराबर होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हिंदी में बोलते हैं हम तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार किस प्रकार निकाला जाएगा वो तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पहले हम इस फॉर्मूले को यहां पुट करेंगे। अगर मैं इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर यहां पे पुट करूं तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, N बराबर इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में, और इक्विवेलेंट की जगह अगर मैं ये रखता हूं तो ऊपर आ जाएगा वेट, भाई इक्विवेलेंट किसके बराबर है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम किसमें आ जाएगा अपने पास, लीटर में। भाई इसकी जगह, भाई इक्विवेलेंट की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो W तो ऊपर चला जाएगा, EM नीचे आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम किसमें आ जाएगा मेरे पास, लीटर में। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं सर ये EM क्या है। तो हम जानते हैं EM क्या है भाई, यहाँ पे तुल्यांकी भार। और देखो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर मास। पता आपको मोलर मास क्या होता है, अणु भार अपॉन N फैक्टर। ये नई बला आ गई अब सर, ये N फैक्टर क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम संयोजकता कारक। संयोजकता कारक या इंग्लिश में बोलते हैं इसे वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे, वैलेंसी फैक्टर। यानी इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है, अणु भार बटा संयोजकता कारक। अब आप कहोगे सर अणु भार तो हमको पता है लेकिन हमको संयोजकता कारक के बारे में पता नहीं है, तो मैं बताऊंगा ना भैया आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मलता में एक एक टर्म आपके सामने नहीं आएगी, तो हम अपन एक एक चीज को देखते जा रहे हैं और उसको समझते जा रहे हैं और अपना फॉर्मूला डिराइव करते चले जा रहे हैं।
तो पहली बात, नॉर्मलता क्या थी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। हमने कहा कि जो ग्राम तुल्यांक है वो किसके बराबर है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को क्या बोलते हैं हम? तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अगर इस वाली वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में, और इस इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? वेट अपॉन ईएम, क्योंकि मैंने कहा है इक्विवेलेंट मास को कैसे लिखेंगे हम? कैपिटल ई सफिक्स एम से लिख दिया, इनटू वॉल्यूम लीटर में। मैं कह रहा हूं कि अपने पास जो इक्विवेलेंट मास है वो किसके बराबर होता है? अणुभार बटा संयोजकता कारक, या मैं कह सकता हूं मोलर मास। और मोलर मास को कैसे लिखते हैं हम? कैपिटल एम नोट से। किसे लिखते हैं? कैपिटल एम नोट से। अरे तो लिखने के तरीके हैं, बताया था ना मैंने आपको। तो एम नोट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या होता है? संयोजकता कारक। तो अगर इस ईएम की जगह अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं यहां पे, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा भाई? एन इक्वल टू EQ अपॉन वॉल्यूम लीटर में इक्वल टू W अपॉन EM इनटू वॉल्यूम लीटर में, और EM की जगह क्या रख दूंगा मैं? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो जैसे ये वैल्यू यहां रखूंगा तो देखो आप इस वैल्यू को यहां रख के देखता हूं, ये तो देख ही लिया आपने। तो एन बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? फॉर्मूला क्या था अपने पास? इनटू वॉल्यूम लीटर में, और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर था भाई? मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, ये तो था। अब इस वैल्यू को पुट करता हूं यहां पे, तो पुट करो एन इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास? W अपॉन नीचे क्या जाएगा? एम नोट अपॉन एन फैक्टर इनटू अपने पास वॉल्यूम लीटर में, नीचे वाली टर्म कहां चली जाएगी? ऊपर। तो क्या बन के आएगा? W इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किस में ले लेंगे अपन? लीटर में। बताओ बन के आएगा नहीं आएगा? भाई इक्विवेलेंट की मास के लिए क्या लिख दिया मैंने? मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा मैं, तो मोलर मास और नीचे वाली टर्म कहां चली जाएगी? ऊपर। अब ये क्या है? जब वॉल्यूम किस में हो? लीटर में। अगर आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लिया, तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लूंगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा भाई? W इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ले लिया मैंने मिलीलीटर में। और आप जानते हो जब लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। बताओ नॉर्मलता का फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा? ये बन गया आपके सामने। अब आपके सामने समस्या ये आ रही है कि सर हम W के बारे में भी जानते हैं, हम वॉल्यूम के बारे में भी जानते हैं, हम मोलर मास के बारे में भी जानते हैं, हम सर इस एन फैक्टर के बारे में नहीं जानते कि ये एन फैक्टर क्या है। अगर हमको एन फैक्टर की वैल्यू पता लग जाए तो हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं भाई? नॉर्मलता। और वो मैं भी बताऊंगा आपसे कि एन फैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है। वो कोई समस्या का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नॉर्मलता है क्या? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मलता। वापिस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, वापिस ध्यान से। ये फॉर्मूला मैं वापिस लिख रहा हूं एक साथ, एक लाइन में देखना भाई। हमने क्या कहा कि नॉर्मलता बराबर क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। हम क्या जानते हैं? चूंकि क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है भाई? बताया था मैंने आपको, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। लिखा था ना भी मैंने आपसे कि इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को हिंदी में बोलते हैं हम तुल्यांकी भार। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा फॉर्मूला? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, किस में आ जाएगा? अपने पास लीटर में। अरे पुट करना जानते हो ना। इसकी जगह मैं इसको रखूंगा तो ये तो बन के आएगा। चूंकि हम क्या जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, हम ये भी जानते हैं। अब तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा फॉर्मूला? W इंटू बट्टे वाली टर्म कहां चली जाएगी? ऊपर। एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम, किस में आ जाएगा? हमारे पास लीटर में। कोई डाउट यहां तक? अगर मैं लीटर की जगह मिलीलीटर लूं तो क्या बन के आएगा फॉर्मूला? W इंटू एन फैक्टर मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1000 से, डिवाइड बाई एम नोट इंटू वॉल्यूम, किस में लोगे आप? मिलीलीटर में। ये होता है कंप्लीट नॉर्मलता का फॉर्मूला। अब आपको एग्जाम चाहे किसी प्रकार दे, इसके अलावा कोई नॉर्मलता का फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा कि 1 लीटर मिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। हम जानते हैं इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास के, हमने पुट कर दी वैल्यू। हम ये जानते हैं इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, हमने पुट कर दी वैल्यू। हम जानते हैं अगर लीटर को हमको मिलीलीटर में चेंज करना है तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से, या अगर नीचे 1000 डिवाइड करोगे तो भी तो ऊपर जाके 1000 नहीं होगा। लिख दिया, पता बन के आया कि नहीं आया। इस प्रकार ये नॉर्मलता का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए आप इसको। और इकाई क्या होगी इसकी? इसकी इकाई क्या होगी भाई? ग्राम इक्विवेलेंट। इकाई क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसे आप क्या लिख सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। क्योंकि लीटर जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा कि नहीं होगा? यहां तो कोई डाउट है किसी को? अब आपके सामने समस्या ये आ रही है, सर हम वेट के बारे में जानते हैं, हम इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है कि ये एन फैक्टर क्या है।
क्योंकि अगर आपको एन फैक्टर के बारे में पता लग जाएगा तो आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। क्योंकि अणुभार तो आपको पता होता है, जैसे मैं कहूंगा बताओ CO2 का अणुभार क्या है, तो आप निकाल लोगे। कार्बन का दोबारा, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 का 32, 32 अपने पास आएगा 44 ग्राम, निकाल लोगे आप। तो ये तो अपने पास मोलर मास है। अगर आपको उसका एन फैक्टर के बारे में पता लग जाए तो बताओ आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? लेकिन ये जरूरी नहीं, इक्विवेलेंट मास हर किसी का नहीं निकाला जाता, कुछ सिलेक्टेड केसों के लिए निकाला जाता है इक्विवेलेंट मास। बताऊंगा किस प्रकार होता है कि एन फैक्टर की गणना आप हर किसी के लिए नहीं कर सकते, कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल है उन्हीं के लिए हम एन फैक्टर की गणना करते हैं। अब मैं समझाऊंगा आपको कि एन फैक्टर क्या है, लेकिन यहां तक की बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। हम जानते हैं इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, पुट कर दी वैल्यू। हम ये भी जानते हैं इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, पुट कर दी वैल्यू। हम जानते हैं जब लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर चला जाएगा। बताओ फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा? अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ एन फैक्टर के बारे में, और उसको डिस्कस करने के बाद में हम नॉर्मलता का संबंध किसके साथ देखेंगे? मोलरता के साथ, परसेंटेज W/V के साथ और परसेंटेज V/V के साथ। क्योंकि मैंने कहा था हम एक एक टर्म को पढ़ते चले जाएंगे और उसका आपस में क्या देखते चले जाएंगे हम? रिलेशन। ठीक है, तो डिस्कस करता हूं एन फैक्टर के बारे में कि एन फैक्टर क्या होता है। देखो जी, एन फैक्टर मैंने कहा था एन फैक्टर क्या बोलते हैं हिंदी में? संयोजकता कारक, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर, संयोजकता कारक या वैलेंस फैक्टर, शॉर्ट में डिनोट करते हैं NF से। NF यानी एन और एफ मतलब फैक्टर। ठीक है, अब सुन, संयोजकता जो कारक है हर केस के लिए अलग अलग होता है। मैं आपके सामने बेसिकली 3 केस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही चलते हैं, बाकी 2 केस और चलते हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ी एडवांस की बात है। वो जब आपकी ऑफलाइन क्लास लगेगी तो मैं आपको नोट्स दूंगा और उसमें उन केसों की भी हम चर्चा कर लेंगे। बाकी बोर्ड हिसाब से आपके 3 ही केस चलते हैं और उन 3 केसों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो पहली बात ये कि सर हम संयोजकता कारक निकालेंगे कैसे, तो सुनो ध्यान से। हमारे पास 3 केस होते हैं। एक तो अपने पास केस होगा एसिड का, एसिड जानते हो ना, एसिड क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल। एक हमारे पास केस होता है बेस का, बेस जानते हो बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? क्षार, क्षार या क्षार जिसको बोलते हो। और एक इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई? जानते हो जब अम्ल और क्षार आपस में भी क्या करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भाई? साल्ट का। और साल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? लवण। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास जो एन फैक्टर है वो इन तीनों के लिए यूज होता है। एक तो अम्ल के लिए, एक क्षार के लिए और एक लवण के लिए। इन तीनों के लिए आप एन फैक्टर की गणना कर सकते हो। लेकिन 2 केस और भी है, मैं कहूंगा आप ऑक्सीकरण में भी, ऑक्सीडेशन में भी, और आप रिडक्शन यानी आप ऑक्सीकरण में, आप ऑक्सीकरण में और आप अपचयन में भी, आप ऑक्सीकरण में और आप अपचयन में भी किसकी गणना कर सकते हो भाई? एन फैक्टर की हो सकती है गणना। लेकिन उस चीजों पर हमको भी जाना नहीं है क्योंकि हमारे पास सिलेबस में नहीं है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम अम्ल के, क्षार की और जो लवण की है उनकी एन फैक्टर की गणना कर सकते हैं। यानी इन तीनों केसों में हमको एन फैक्टर काउंट करना आना चाहिए। अब मैं बारी बारी से एक एक को डिस्कस करता हूं कि अम्ल में किस प्रकार गणना करते हैं, क्षार में किस प्रकार गणना करते हैं और लवण में हम किस प्रकार एन फैक्टर की गणना करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आप कि किसी भी अम्ल के लिए एन फैक्टर का मान क्या होगा। तो पहला केस क्या है हमारे पास? पहला केस क्या है हमारे पास? केस फर्स्ट क्या है हमारे पास? अम्ल के लिए N.F की गणना। N.F समझ गए ना, एन फैक्टर। ठीक है, अम्ल के लिए NF की गणना कि अम्ल के लिए NF क्या होगा। तो सुनो आप ध्यान से, पर मैं बोल के बता रहा हूं आपको, फिर आपको सीधा एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल के समझा रहा हूं। कोई भी अम्ल, सुना ध्यान से, कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है, सुना ध्यान से, कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है वो ही उसका एन फैक्टर होता है। सुनना बात ध्यान से, सिंपल बात है बिल्कुल। कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है वो ही उस अम्ल का एन फैक्टर होता है। यानी कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन विलयन में देगा वो ही उसका संयोजकता कारक होगा। अगर वो विलयन में 1 प्रोटॉन देता है तो उसका संयोजकता कारक 1 होगा, अगर वो 2 देता है तो 2 होगा, 3 देता है तो 3 होगा।
यानी जितने प्रोटॉन वो विलियन में देगा वो ही उसका क्या होगा भाई, एन फैक्टर। क्या होगा भाई, एन फैक्टर। तो अम्ल के लिए एन फैक्टर क्या होगा, जैसे मैं बात करूं HCl के लिए, अगर HCl एक्वस कंडीशन में है तो आप जानो जब वाटर में जब डालोगे इसे तो ये बनाएगा H प्लस Cl माइनस। बताओ प्रोटॉन एक है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो आप इसका NF कितना बताओगे भाई, एक, क्योंकि इसने विलियन में कितने प्रोटॉन दिए, एक। तो मैं कहूँगा कोई भी अम्ल विलियन में जितने प्रोटॉन देता है वही उसका क्या होता है भाई, NF, यानी नॉर्मल वह एन फैक्टर, या जिसे बोलते हैं हम संयोजकता कारक। कोई डाउट, किसी भी अम्ल द्वारा दिए जाने वाले प्रोटोनों की संख्या ही उस अम्ल की क्या कहलाती है भाई, एन फैक्टर। कोई डाउट है यहाँ तक आपको, कोई डाउट है क्या, समझ गए बात। किसी भी अम्ल द्वारा दिए जाने वाले प्रोटोन की मात्रा क्या होती है उसकी, एन फैक्टर। और अम्ल और क्षार अवधारणाएं तो हमने पढ़ी होंगी, 3 अवधारणाएं चलती है अगर आपने पढ़ी हो। एक तो चलती है आर्रेनियस की अवधारणा, एक चलती है ब्रोंस्टेन-लोरी की अवधारणा, एक चलती है लुईस की अवधारणा। 2 अवधारणाएं और है जो बीएससी में चलती है, एक तो होती है लक्स फ्लड की अवधारणा और एक अपने पास होती है विलायक तंत्र अवधारणा। टोटल 5 अवधारणाएं होती है अम्ल क्षारों के बारे में, जिसमें 3 अवधारणाएं आपने 11वीं में पढ़ी होंगी। एक तो चलती है आर्रेनियस की, एक ब्रोंस्टेन-लोरी की और एक लुईस की। आर्रेनियस क्या कहता है, अम्ल वे होंगे जो जलीय विलयन में प्रोटॉन H प्लस देंगे। आर्रेनियस क्या कहता है कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस देता है। लोरी क्या कहता है, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और लुईस क्या कहता है कि जो लोन पेयर को ग्रहण करेंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे वे अम्ल होंगे और जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वे होंगे बेस। यानी जो एकाकी युग्म दान करेंगे वो क्षार होंगे और जो एकाकी युग्म ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे हमारे पास, अम्ल। इस प्रकार 3 अवधारणाएं चलती है अलग अलग। वो चलती है, मैं जब आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उनसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अम्ल के लिए एन फैक्टर की गणना किस प्रकार की जाती है। तो कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देगा वही उसका क्या होगा भाई, एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं HCl की बात कर रहा हूं तो HCl को जो आप ब्रेक करोगे तो बनेगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब बताओ प्रोटॉन एक है कि नहीं, तो बताओ इसका जो एन फैक्टर होगा तो बताओ कितना आएगा, 1 आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो मैं HNO3 की बात करूं तो क्या बनेगा, H प्लस और NO3 माइनस। बताओ यहाँ भी प्रोटॉन एक है कि नहीं, तो बताओ इसका भी एन फैक्टर कितना होगा अपने पास, 1। अगर मान लो मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 के 2 केस हो सकते हैं, क्या क्या, एक बार तो बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस, और एक बार क्या बन सकता है कि दोनों प्रोटॉन दे दे और साथ में क्या बना दे, SO4 माइनस 2। इस केस में तो NF क्या होगा भाई, 1, और इस केस में कितना होगा NF 2, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो NF 2 होगा और यहाँ पे 1 प्रोटॉन है तो हमारे पास NF 1 होगा। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है वही उसका क्या होता है भाई, एन फैक्टर। कोई डाउट यहाँ तक, सुनो अब क्षार के लिए केस सेकंड हमारा क्या है, क्षार के लिए NF की गणना। केस सेकंड हमारा क्या है कि हमको किसकी गणना, क्षार के लिए किसकी गणना करनी है, क्षार के लिए NF की गणना, कि क्षार के लिए NF की गणना किस प्रकार की जाती है। अब सुनो ध्यान से, अम्ल के बारे में हमने क्या कहा था कि कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन देता है वही उसका होता है एन फैक्टर। अब सुनो क्षार के बारे में, क्षार तो OH माइनस देते हैं, किसके अनुसार, आर्रेनियस के अनुसार, क्योंकि अम्ल और क्षार की अवधारणाएं 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने दी थी। एक तो थी अपने पास आर्रेनियस अवधारणा, एक अपने पास थी ब्रोंस्टेन-लोरी अवधारणा और एक अपने पास थी लुईस अवधारणा। तो मैं तो अभी बात आर्रेनियस की कर रहा हूं कि आर्रेनियस क्या कहता है कि कोई भी क्षार वह होता है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। क्या कहता है आर्रेनियस, क्या बोलता है कि जो जलीय विलयन में OH माइनस देगा वही क्या होगा भाई, क्षार। अब सुनो आप NF के बारे में, किसी भी क्षार के लिए, मतलब ये समझो आप, कोई भी क्षार जलीय विलयन में जितने OH माइनस आयन देगा, सुनो बात NF की बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी क्षार जलीय विलयन में जितने OH माइनस आयन देगा वो ही उस क्षार की क्या होगी भाई, एन फैक्टर। बस मेरी अम्ल के बारे में हमने क्या कहा था कि कोई भी अम्ल जलीय विलयन में जितने प्रोटॉन देगा वो उसका होगा एन फैक्टर। क्षार के बारे में क्या कह रहे हैं कि कोई भी क्षार जलीय विलयन में जितने OH माइनस आयन देगा वो ही उसका क्या होगा भाई, एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaOH की, इसको आप जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na प्लस इन एक्वस प्लस OH माइनस इन एक्वस। बताओ अगर इसके एन फैक्टर की बात करूं, बताओ OH माइनस 1 है कि नहीं, तो एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 1। अगर मान लो मैं ये लेता हूं CaOH का होल ट्वाइस ले लिया तो पता है आपको Ca प्लस 2 बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कितने OH है, 2 OH माइनस। बताओ एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 2 आएगा नहीं आएगा। जैसे अपन ले लिया AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ क्या आ जाएगा Al प्लस 3 और साथ में क्या 3 कौन है, OH माइनस।
बताओ एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 3 आएगा, नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे OH माइनस 1 था तो एन फैक्टर 1 था, यहाँ पे OH माइनस 2 थे तो एन फैक्टर 2 था, यहाँ पे OH माइनस 3 थे तो एन फैक्टर कितना था हमारे पास, 3। तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोई भी क्षार जलीय विलयन में जितने OH माइनस आयन देता है वही उसका क्या होता है भाई, एन फैक्टर। कोई डाउट यहाँ तक आप? और अम्ल के बारे में क्या कहा था कि कोई भी अम्ल जलीय विलयन में जितने प्रोटॉन देता है वही उसका क्या होता है भाई, एन फैक्टर। कोई डाउट यहाँ तक आपको? अब एक लास्ट केस हो रह गया लवण के लिए, कि लवण के लिए यानी साल्ट के लिए केस थर्ड कौन सा हमारे पास, लवण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, साल्ट। साल्ट के लिए NF की गणना, कि साल्ट के लिए हम NF किस प्रकार काउंट करेंगे। गणना करना बिल्कुल आसान है भाई। अरे बताया था ना आपको, अम्ल के लिए क्या होगा, जितने प्रोटॉन देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। क्षार के लिए क्या होगा, जितने OH माइनस देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। और लवण के लिए बता रहा हूं आपको, सुनो लवण के लिए क्या होगा, कि जब भी किसी लवण की बात आपसे की जाती है तो आप जानते हो लवण में एक पार्ट धनायन का होता है और एक पार्ट निर्णायन का। जैसे मैं बात करूं NaCl की, NaCl लवण है, इसमें ये तो Na प्लस होगा, ये Cl माइनस होगा। तो सुनो ध्यान से, एन फैक्टर क्या होगा, किसी भी लवण में कुल धनावेश, या तो आप कुल धनावेश ले लो या आप कुल ऋणावेश ले लो, लेकिन विदाउट चार्ज। यानी ऐसे नहीं कि आपने प्लस ले लिया माइनस ले लिया। जैसे मान लो अब इसकी बात करोगे आप NaCl की, तो Na पे चार्ज +1 है, इस पे तो इस पे -1 है, तो आपको प्लस माइनस मतलब नहीं है। आप तो ओनली मैथमेटिकल वैल्यू की बात करो, ये 1 की बात करूंगा मैं, ना तो प्लस की बात करूंगा ना माइनस की। अरे आप जानते हो ना भाई, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, +1 और -1, यही तो होता है। जब मैं काउंट करूंगा तो ना तो मैं प्लस देखूंगा ना माइनस देखूंगा, मैं ओनली क्या देखूंगा, इस डिजिट को, यानी मैं देखूंगा ओनली न्यूमेरिक नंबर। मेरे को प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है एन फैक्टर के लिए। तो एन फैक्टर क्या होता है लवण के लिए, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश के मान को उस लवण का क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। यानी अगर आपके सामने कोई लवण दिया हुआ है, यानी आपके सामने कोई साल्ट दिया हुआ है, तो उसमें जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है और या टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो आप पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल वैल्यू तो न्यूट्रल होने वाली है। तो जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। तो आप चाहे धनावेश देखो चाहे आप ऋणावेश देखो, उसका जो मान है वही क्या होता है भाई, एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल किस प्रकार समझाना चाहेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं NaCl की बात करूं, तो आप जानते हो Na पे क्या होता है प्लस, प्लस पे क्या होता है Cl माइनस। अब यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। हमने क्या कहा, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, तो धनावेश ले लो या ऋणावेश ले लो। तो बताओ अगर एन फैक्टर की बात करूं, अगर मान लो आप धनावेश ले रहे हो तो इसको प्लस ले लो, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस को काउंट करने की आपको आवश्यकता है नहीं। कितना चार्ज आ रहा है 1, तो एन फैक्टर कितना होगा उसका 1। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये ले लूं Al2SO4 का होल थ्राइज, पता है आपको जब टूटेगा क्या बनेगा 2Al + 3, SO4 कितने 3, SO4 चार्ज कितना आएगा, यहाँ चल जाएगा -2 आएगा, नहीं आएगा। तो बताओ अगर इसकी मैं चार्ज की बात करूं तो एक Al पे +3 है तो 2 पे कितना होगा +6, एक SO4 पे -2 है तो 3 पे कितना होगा -6। अब आपको क्या लेना है, या तो कुल धनावेश ले लो या कुल ऋणावेश, लेकिन क्या लेना है, ओनली फॉर ओनली उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। तो बताओ यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि धनावेश का मान भी 6 है और ऋणावेश का मान भी क्या 6 है। और मैंने कहा था ना तो आपको प्लस का साइन देखना है ना आपको माइनस का साइन देखना है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है। तो बताओ उसका एन फैक्टर 6 आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए आप इसको, ये बात आपको शायद क्लियर हो जाएगी कि एन फैक्टर होता क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी लवण के लिए एन फैक्टर क्या होगा, कुल धनावेश का मान या कुल ऋणावेश का जो मान है उसे उस लवण का क्या बोला जाता है, एन फैक्टर। बाकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।